हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में कुछ अपने टर्म्स देखे थे, जैसे रिकॉम्बिनेशन, जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट। इससे रिलेटेड है टुडे आई एम गोइंग टू टीच ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखें, अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग, इन ए लार्ज पॉपुलेशन जो अपन ने देखा था फाउंडर इफेक्ट किसमें, इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, बट हार्डी वेनबर्ग इन ए लार्ज पॉपुलेशन विद रैंडम मैटिंग। पॉपुलेशन लार्ज है, रैंडम मैटिंग है, एंड नो एनी genetic changes such as no gene flow, no genetic drift, no mutation, no recombination, no नेचुरल सिलेक्शन। लार्ज पॉपुलेशन है, रैंडम मैटिंग है, जिसमें न तो जीन फ्लो हो रहा है, न जेनेटिक ड्रिफ्ट है, न म्यूटेशन है, न रिकॉम्बिनेशन है, न ही नेचुरल सिलेक्शन है। तो इस कंडीशन के अंदर जो उस पॉपुलेशन की जीन है, जीनों के एलील्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, है ना, और उस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड p प्लस q इज इक्वल टू ऑल्सो 1। हियर p इज इक्वल टू और p स्क्वायर इज इक्वल टू कर सकते हैं अपन, p स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल इंडिविजुअल्स, कौन से, डोमिनेंट होमोजाइगस, टोटल डोमिनेंट होमोजाइगस 2pq टोटल डोमिनेंट हेट्रोजाइगस q स्क्वायर टोटल रिसेसिव होमोजाइगस, p frequency of dominant allele and Q
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। एक बार दोबारा देखिए आप, अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन में रैंडम मैटिंग हो रही है और उस पॉपुलेशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसे न तो जीन फ्लो हो रहा है, न जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, न म्यूटेशन हो रहा है, न रिकॉम्बिनेशन है, न नेचुरल सिलेक्शन है, तो उस पॉपुलेशन में जीनों की फ्रिक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी और उसमें जो एलील है, एलील फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर एक हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है, पी स्क्वायर 2pq, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड पी एंड क्यू का सम भी क्या होगा, 1 होगा। पी स्क्वायर यानी उस पॉपुलेशन में टोटल डोमिनेंट, कौन से डोमिनेंट, होमोजाइगस। 2pq डोमिनेंट बट कहीं से हेट्रोजाइगस एंड क्यू स्क्वायर मीन्स टोटल रिसेसिव होमोजाइगस। P means frequency of dominant allele, Q means frequency of recessive allele। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में इन ए पॉपुलेशन टोटल इंडिविजुअल मान लिया 100 है, कोई भी एक पॉपुलेशन है जिसमें टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, 100। नेक्स्ट, इनमें से 20 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस विद ब्राउन आइज, यानी ये 40 इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट विद ब्राउन आइज, यानी ये कंडीशन है। एंड 40 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस विद ब्लैक आइज, यानी ये कंडीशन है। तो इस पॉपुलेशन में अपन देखते हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनका टोटल कितना चाहिए, 1 और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना होना चाहिए, 1। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग टोटल इंडिविजुअल्स 20 होमोजाइगस डोमिनेंट, 40 डोमिनेंट बट हेट्रोजाइगस, 40 होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखते हैं टोटल एलील, टोटल एलील कितनी है इसमें, तो यहाँ पर टोटल एलील होगी 40, यहाँ पर टोटल एलील 80, यहाँ पर टोटल एलील 80, तो टोटल एलील कितनी होगी 200 और टोटल इंडिविजुअल कितने 100। ठीक है, अब देखते हैं अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहां पर देखिए जो 40 एलील हैं इनमें से कैपिटल ई कितने हैं 40, 80 में से कितने 40 तो कैपिटल ई है, 40 क्या है स्मॉल ई, 80 में से नील, तो टोटल कितने हुए 80 आउट ऑफ 200, तो कितने हो गए ये 0.4। इसका मतलब अपने पास P की वैल्यू कितनी आ गई 0.4। अब अपन वैसे भी निकाल सकते हैं P प्लस क्यू इजकल टू 1, P की वैल्यू है 0.4 तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन
अपन यहाँ देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एल एल ई स्मॉल ई, तो यहाँ पर 40 में से नील है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है, तो आगे 120 आउट ऑफ 200 इजकल टू 0.6। तो इसका मतलब यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 आ गई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग, हार्डी-वेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है? P प्लस क्यू इजकल टू 1। तो अपन देखते हैं 0.4 प्लस 0.6 इजकल टू 1, राइट है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 1। तो यहां पर अपन देखते हैं यहां पर अपने पास देखें p की वैल्यू कितनी है? 0.4, q की वैल्यू कितनी है? 0.6। तो यहां पर देखें 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर, देखेंगे 0.16 प्लस 0.48 प्लस 0.36 इजकल टू 1.00। तो इस इक्वेशन का अगर देखें इसका सम भी कितना आ रहा है? 1, और यहाँ पर P प्लस क्यू देखें तो भी क्या आ रहा है? 1। तो हार्डी-वेनबर्ग ने क्या बताया कि अगर एक लार्ज पॉपुलेशन है, उसमें रैंडम मैटिंग हो रही है और उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो उस पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन जीन्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी और एलील फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। यह हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है, टी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक छोटी सी अपन प्रॉब्लम देखते हैं। देखो प्रॉब्लम है, इन ए पॉपुलेशन टोटल इंडिविजुअल्स आर 2000, टोटल इंडिविजुअल कितने हैं? 2000 है। एंड इन दिस पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज इक्वल टू 30%। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है? 30%। तो कैलकुलेट टोटल डोमिनेंट। टोटल डोमिनेंट क्या है? टोटल डोमिनेंट मीन्स कैलकुलेट क्या करना है अपने को? टी स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहां पर देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, इट मीन्स p इज इक्वल टू 30% और p इज इक्वल टू 30/100 इज इक्वल टू 0.3। p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 0.3। वी नो दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर कह सकते हैं कि q इज इक्वल टू 1 माइनस p। p की वैल्यू कितनी है? 0.3। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। अब अपने पास p की वैल्यू भी है और अपने पास q की वैल्यू भी है। p 0.3, q 0.7। अब अपन देखेंगे कि देखें कि अगर इस फॉर्मूले में अपन रखते हैं तो p स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आ गया 0.09 प्लस 0.42
इक्वल टू 0.51। तो इसका मतलब इस पॉपुलेशन में जो टोटल डोमिनेंट हैं, टोटल डोमिनेंट कितने हैं? 51%। टोटल डोमिनेंट कितने हैं? 51%। और वैसे इंडिविजुअल कितने हैं? 2000। तो 2000 इंटू 51%, तो कैलकुलेट करना था अपने को टोटल डोमिनेंट। तो टोटल डोमिनेंट कितने आ जाएंगे अपने पास पॉपुलेशन में? 1020। अगर अपने को केवल होमोजाइगस डोमिनेंट कैलकुलेट करना है तो होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हो गए? 0.09%। यानी अब इसका अपन निकाल लेंगे। और अगर अपन देखें कि वास्तव में अपन क्यू की वैल्यू देखें, क्यू की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2000। तो क्यू का मतलब कितना है? 0.7। 0.7 का स्क्वायर मतलब 0.49। तो यहाँ हो गया 100 इंटू 2000। तो कितना हो गया? 980। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? 2000। तो इसका मतलब इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर अपने को डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब वैल्यू दी अपने को पी की, और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दी है, इसका मतलब वैल्यू दी अपने को क्यू की। और अगर टोटल डोमिनेंट होमोजाइगस, इसका मतलब पी स्क्वायर। टोटल डोमिनेंट हेटेरोजाइगस मीन्स 2pq। टोटल रिसेसिव होमोजाइगस इट मीन्स क्यू स्क्वायर। तो ये था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। एक टर्म आता है आइसोलेशन, यानी पृथक्करण, सेपरेशन, और मेनली कौन सा? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जननीय पृथक्करण। आइसोलेशन मीन्स क्या है? prevent mating between members of different species or members of क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। देखें, अगर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ना हो, या क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं उनके बीच में आइसोलेशन ना हो, कौन सा आइसोलेशन? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो, तो इसको अपन कहेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच इंटरब्रीडिंग न होने देना। प्रिवेंट मैटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और मेंबर्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और फर्स्ट देखते हैं अपन इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन पारिस्थितिक पृथक्करण। अगर दो स्पीसीज के मेंबर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में है तो ये परस्पर मीट नहीं हो सकते, परस्पर नहीं मिल सकते, उसको अपन बोलेंगे इकोलॉजिकल आइसोलेशन, है ना। किस कारण से है? ड्यू टू
डिफरेंट हैबिटेट, उनके आवास ही अलग हैं, उनका हैबिटेट अलग है, तो इनमें मैटिंग नहीं होगी, इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल आइसोलेशन। सीजनल आइसोलेशन, क्यों? अगर दो ऑर्गेनिज्म एक ही पॉपुलेशन में, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में है, लेकिन दोनों का ब्रीडिंग सीजन डिफरेंट है, तो उनमें मैटिंग नहीं होगी, इसको बोलते हैं सीजनल आइसोलेशन। किस कारण से है? ड्यू टू डिफरेंट breeding period. Such type of isolation is mainly found in plants. इस तरह का जो पृथक्करण है, इस तरह का जो आइसोलेशन है, मेनली किस में देखने को मिलता है? प्लांट्स में देखने को मिलता है। तीसरी अगर बात करें, व्यवहारिक पृथक्करण, बिहेवियरल आइसोलेशन, यानी इफ द मेल ऑफ ए स्पीसीज और मेल मेंबर ऑफ ए स्पीसीज इज अनेबल टू आइडेंटिफाई द फीमेल मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज, यदि एक जाति का मेल दूसरी जाति की फीमेल को आइडेंटिफाई करने में अनेबल है, तो उनमें मैटिंग नहीं होगी, इसको बोलते हैं बिहेवियरल आइसोलेशन। किस कारण से है? इफ male of a species unable to identify the female of अदर स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज का मेल दूसरी स्पीसीज के फीमेल को आइडेंटिफाई करने में अनेबल है, तो मैटिंग नहीं होगी, इसको बोलेंगे बिहेवियरल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन, अगर मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिफरेंस के कारण से मैटिंग नहीं हो रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? मैकेनिकल आइसोलेशन। किस कारण से? ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो मैकेनिकल आइसोलेशन एक अपन देखते हैं गैमेटिक आइसोलेशन। गैमेटिक आइसोलेशन मीन्स मैटिंग इज डन बट zygote is not formed. Due to presence of fertilizing and anti-fertilizing on the surface of ovum and sperm. देखिए, the ovum and sperms have some chemicals on their surface which are respectively called fertilizing and anti-fertilizing. sperm और ovum की सरफेस पर कुछ केमिकल जिन्हें फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग बोलते हैं, वो क्या होते हैं? The fertilizing and anti-fertilizing are specific for each species
so that the sperm of a species can fertilize the ovum of same species। यानी एक स्पीसीज के स्पर्म उसी स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज करने में कैपेबल हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैटिंग भी होगी तो उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के डिफरेंट पार्ट हैं। अब यहां पर गैमेट नहीं बन रहा है तो इनको अपन ये भी बोल सकते हैं कि पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन बोल सकते हैं इनको। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। तो देखिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और प्री रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। तो इसको पोस्ट न करके प्री बोलेंगे, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, है ना। और नेक्स्ट होगा पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। तो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या होगा कि जाइगोट नहीं बनेगा। कौन सा हो सकता है, इकोलॉजिकल आइसोलेशन डिफरेंट हैबिटेट के कारण, सीजनल आइसोलेशन डिफरेंट ब्रीडिंग पीरियड के कारण, बिहेवियरल आइसोलेशन मेल फीमेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, मैकेनिकल आइसोलेशन किस कारण से, ड्यू टू डिफरेंस इन सेक्स और स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, गैमेटिक आइसोलेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ fertilizin and anti-fertilizin on the surface of ovum and sperm। तो ये किसके कौन से पार्ट थे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के दो पार्ट हो गए, प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक। प्री जाइगोटिक में या तो मैटिंग ही नहीं होगी या मैटिंग होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। इट मीन्स जाइगोट इज फॉर्म बट जाइगोट डज नॉट डेवलप्स इनटू हाइब्रिड, or if the zygote is develops into hybrid which is infertile। तो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में अपन देखते हैं, एक नंबर 1 पे देखते हैं हाइब्रिड इनवेबिलिटी। मैटिंग इज done, zygote is formed but zygote does not develops into embryo, but zygote डज नॉट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट तो बनेगा लेकिन वो एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होगा, इसको अपन बोलेंगे हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। सेकंड देखते हैं अपना हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जाइगोट्स develops into embryo and hybrid, but hybrid is स्टेराइल। यानी इसमें हाइब्रिड तो डेवलप होगा लेकिन हाइब्रिड इज इनकेपेबल इन ब्रीडिंग। हाइब्रिड कैसा होगा, स्टेराइल होगा, सच एज म्यूल,
is sterile. It develops by mating between male donkey and female horse. मेल डंकी और फीमेल हॉर्स में मेटिंग के थ्रू जो म्यूल डेवलप हो रहा है, तो यहाँ हाइब्रिड तो डेवलप हो रहा है बट इट इज स्टेराइल. ये कैसा होगा? स्टेराइल होगा. तो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में क्या होगा कि या तो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप ही नहीं होगा, या फिर क्या होगा, जाइगोट डेवलप तो होगा लेकिन जो हाइब्रिड होगा वो फर्टाइल नहीं होगा. वो कैसा होगा? स्टेराइल होगा, जिसका एक एग्जांपल देखा अपन ने, म्यूल. तो ये था आइसोलेशन. एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. नई स्पीसीज, नई जाति की उत्पत्ति में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेसिएशन. जाति उद्भवन मीन्स origin of new species. कहाँ से? फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज. अगर कोई एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उससे नई जाति डेवलप हो रही है, उसको अपन बोलेंगे स्पेसिएशन. अब स्पेसिएशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट देखते हैं अपन डाइवर्जेंट स्पेसिएशन. डाइवर्जेंट स्पेसिएशन, number of species are, इनमें स्पीसीज की संख्या बढ़ती है. एंड पेरेंट स्पीसीज continues exist with यानी जो पेरेंट स्पीसीज है उसका अस्तित्व भी बना रहता है और इसका मतलब स्पीसीज की संख्या वो बढ़ती है. तो द डाइवर्जेंट स्पेसिएशन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन. एलोपेट्रिक स्पेसिएशन इसमें क्या होगा, एक कोई जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें एक स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ माइग्रेट हो गए डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में, और यहाँ पर माइग्रेट होने के बाद उस एनवायरनमेंट के या उस जियोग्राफिकल एरिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनमें अडेप्टेशन हुए और नई स्पीसीज डेवलप होगी. तो यहां पर जो ओरिजिनल स्पीसीज है वो भी बनी रहेगी और स्पीसीज की संख्या भी बढ़ी. तो इसको बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन. इट इज ड्यू टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक स्पीसीज के जीव एक जियोग्राफिकल एरिया में से कुछ जीव
दूसरे एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो अडेप्ट होकर के एक नई स्पीसीज में डेवलप हो जाते हैं। इसको बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। सच एज Darwin's finches are example of एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। तो अपन बोल सकते हैं डार्विन की फिंचेस के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट बात है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ adaptive radiation, and it is also example of allopatric speciation. It is also example of allopatric speciation. तो ये आ गया एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। सेकंड पार्ट डाइवर्जेंट स्पेसिएशन का है सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन का मतलब है एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे सेम जियोग्राफिकल एरिया है उसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं, दीज मेंबर्स आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड if the members of a same species are reproductively isolated in same geographical areas and where they are develops into new species, it is called sympatric speciation। जैसे यहाँ पर ये अलग हो गए और ये नई स्पीसीज में डेवलप हो गए तो ये स्पीसीज भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी नई स्पीसीज बन गई। तो सिम्पेट्रिक आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि members of a species are reproductively isolated in same geographical area and where they are develops into new species। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक स्पीसीज के मेंबर नई स्पीसीज में डेवलप हो रहे हैं लेकिन पेरेंट स्पीसीज भी एग्जिस्ट करेगी, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगी। अगर एक स्पीसीज के मेंबर कुछ मेंबर माइग्रेट होकर के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जाते हैं और वहां पर ये नई स्पीसीज डेवलप हो रहे हैं, तो इसको तो बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। और अगर एक स्पीसीज के मेंबर हैं वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होकर के नई स्पीसीज बना रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो डाइवर्जेंट स्पेसिएशन मेनली number of species are increased but the parent species continue exist with new species and it is of two types, allopatric speciation and sympatric speciation। next है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। नेक्स्ट है सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यू स्पीसीज आर originated
but parent species does not exist with parent species does not exist with new species। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज आर डज नॉट इंक्रीज। इसमें पूरी की पूरी स्पीसीज एक नई स्पीसीज में डेवलप हो जाती है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज नहीं होती हैं। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट देखते हैं अपन phyletic evolution। If a parent species develops into new species, after many years, due to gradual variations, जैसे अपने डार्विनिज्म में पढ़ा था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशंस होंगे, और वेरिएशंस के बाद क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, और आफ्टर 1000 ऑफ ईयर्स क्या होगा, एक नई स्पीसीज डेवलप होगी। तो अगर एक पेरेंट स्पीसीज है, उस पेरेंट स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो एक नई स्पीसीज में डेवलप हो जाते हैं। किस कारण से? ड्यू टू ग्रेजुअल वेरिएशंस। लगातार छोटी छोटी जो वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं उनके कारण से अगर एक नई स्पीसीज में डेवलप हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे अपन फाइलेटिक एवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वांटम एवोल्यूशन। क्वांटम एवोल्यूशन, if members of a species or if a species is quickly develops into new species due to a large mutation, it is called quantum evolution। तो क्या होगा, a species develops into species due to लार्ज म्यूटेशन। तो यहां पर अपन ने देखा कि स्पेसिएशन मीन्स origin of new species from parent species or from existing species. It is of two types, divergent speciation, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। डाइवर्जेंट स्पेसिएशन में नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगे, साथ में जो पेरेंट स्पीसीज है वो भी उनके साथ एग्जिस्ट करेगी। ये दो तरह का बताया आपको, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन और सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। अगर एक स्पीसीज के मेंबर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में माइग्रेट होकर के नई स्पीसीज बना रहे हैं तो एलोपेट्रिक, और सेम जियोग्राफिकल एरिया में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होकर के नई स्पीसीज बना रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन मतलब
एक स्पीसीज कंप्लीटली नई स्पीसीज में डेवलप हो जाती है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज भी नहीं बढ़ेंगे और जो पेरेंट स्पीसीज है वो भी नई स्पीसीज के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दो तरह का हो सकता है। पहला कौन सा बताया आपको? फाइलेटिक इवोल्यूशन, और दूसरा बताया क्वांटम इवोल्यूशन। तो फाइलेटिक इवोल्यूशन मीन्स क्या हुआ कि अगर एक स्पीसीज के जीव हैं, वे जीव उनमें होने वाली ग्रेजुअल वेरिएशंस के कारण से एक लंबे समय के बाद सारे के सारे जीव एक नई स्पीसीज में डेवलप हो गए, तो उसको बोलेंगे फाइलेटिक इवोल्यूशन। और अगर उन जीवों में अचानक से कोई बड़ा म्यूटेशन हुआ, लार्ज म्यूटेशन हुआ, और लार्ज म्यूटेशन के कारण से वो स्पीसीज एक नई स्पीसीज में डेवलप हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? क्वांटम इवोल्यूशन। तो आज अपन ने सबसे पहला पढ़ा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। नंबर 2 पे पढ़ा अपन ने आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नंबर 3 पे स्पेसिएशन। हार्डी-वेनबर्ग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्डी-वेनबर्ग में क्या क्या बातें बताई? सबसे पहले लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मैटिंग, नो एनी जेनेटिक चेंज, जैसे नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जीन फ्लो, नो म्यूटेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। और उस कंडीशन में क्या बताया कि अगर ये सेम कंडीशन रहती है तो क्या होगा? जनरेशन टू जनरेशन जो जीन है, जीनों की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट बनी रहेगी। लेकिन अगर इनमें कोई भी चेंज होता है तो जीनों की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसमें प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। प्री जाइगोटिक में कौन कौन से? इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, गैमेटिक आइसोलेशन। पोस्ट जाइगोटिक में क्या हुआ? हाइब्रिड इनवेबिलिटी और हाइब्रिड स्टेरिलिटी। और फिर अपन ने देखा कौन सा? कि स्पेसिएशन, जिसमें डाइवर्जेंट स्पेसिएशन और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन।